नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा एमपीपीएससी मेंस संबंधित जानकारी लेके आ रहा है। एमपीपीएससी मेंस का कोर्स शुरू किया है और एमपीपीएससी मेंस में पेपर 2 का पार्ट 1 जो पॉलिटी है वो कवर करने जा रहा है। यहाँ से शुरुआत करी है हमने एमपीपीएससी मेंस के पेपर 2 से। जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो वाला कवर करने वाले हैं। वो उसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो 2 बेसिक वाले वीडियो हैं। 2 बेसिक वीडियो जिसमें राजनीति किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का हमने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, जिनसे आपकी एक आधारभूत समझ विकसित हो जाएगी। जो आपको बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। उसको हमने बेसिकली एनसीईआरटी और कुछ बेसिक जानकारी उसमें इंक्लूड करी है, जैसे राजनीति किसे कहते हैं या संविधान किसे कहते हैं। उन चीज़ों के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। हमें एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो पब्लिश किया है। और शॉर्ट वीडियोस जो फैक्ट के बारे में, वो भी हमारे वीडियो लगातार चल रहे हैं। हालांकि 2 दिन से जो एमपीपीएससी मेंस का कोर्स है वो काफ़ी विशाल होने के कारण से हम उन इस प्रकार के फैक्ट पर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए फैक्चुअल भी है, मेंस के अकॉर्डिंग भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले इसकी अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई, सब उसके बाद अंग्रेजों ने ऐसी अनुमति कैसे दी, उसके बाद भारत आज़ाद होता है, संविधान निर्माण चल रहा था, परिवर्तन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सी क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें इन चीज़ों को आसानी से धीरे धीरे कवर करना है और हमें पूरा मेंस का सिलेबस इस सिविल अड्डे पर कवर करना है। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं, जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट हैं। उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये नए अभ्यर्थियों के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी क्लासें हैं। आप शुरुआत करते हैं संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जब संविधान सभा की प्रक्रिया चल रही थी कि हम भारतीय संविधान बनाएं, तो सबसे पहले इसकी मांग कब से स्टार्ट हुई, सबसे पहले इस प्रकार की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी। तो अलग अलग किताबें, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में। मुझे लगता है कि अगर आपको एमपीपीएससी या यूपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आपको अगर पॉलिटी कवर करना है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटी के लिए, यानी कि राजनीति शास्त्र संविधान पढ़ने के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना है। वनडे एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। वनडे एग्ज़ाम के लिए जो आपके लुसेंट हैं या कोई अन्य जो जीके की बुक है वो पढ़ लिया जाए, और इस प्रकार की वीडियो अगर आप देख लिया जाए तो भी आपके कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और पॉलिटी से जानकार भी बनना है, तो आपको एम लक्ष्मीकांत जैसी बुक है वो पढ़ना पड़ेगा। वो वहीं से हमने बहुत सारे सोर्सेज से हमें वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आप इसके ये देखने के बाद लुसेंट पढ़ते हो तो प्रीलिम्स आपका कवर होता है। ये देखने के बाद अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो आपका मेंस कवर होता है। इस प्रकार से ही इस सिलेबस को, इन टॉपिकों को डिज़ाइन किया है। हमारे मेंस में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। हर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो रहेगा, बहुत आधारभूत समझ और बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो आप देखते रहिए सिविल अड्डा को। अब शुरुआत करें संविधान सभा की। संविधान सभा की प्रक्रिया, सबसे पहले संविधान की जो बात करी वो किसने करी। संविधान सभा, हाँ, जो बहुत सारी बुकें बहुत अलग अलग बात करती हैं। कोई महात्मा गांधी की कहता है, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहता है। लेकिन मेरे समझ में जो आधुनिक भारत के इतिहास को भी मैंने इससे लिंक किया, और आधुनिक भारत के इतिहास में एक शख्स, बहुत बड़े, बहुत ही विद्वान शख्स जो थे, बाल गंगाधर तिलक साहब, उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का मांग करी। स्वराज शब्द की उत्पत्ति वहीं से होती है। उन्होंने स्वराज पार्टी भी बनाई बाद में। तो जो स्वराज्य है, वो स्वराज्य का मतलब ये होता है स्वयं का शासन। स्वयं का शासन स्वयं के ऊपर स्थापित करना, यानी कि उस वक्त पर 1947 से पहले भारत के द्वारा बनाए गए शासन जो थे वो हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे थे। तो अब यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का उपयोग किया, स्वराज पार्टी भी बनाई। अब होम रूल लीग भी उसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि खुद के लीग के रोल जो है वो हमें इसमें खुद के द्वारा बनाए गए नियम, होम रूल लीग। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने भी यथावत रूप से इसकी मांग करी कि संविधान भारतीयों का होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भारत इतने परिपक्व नहीं थे। परिपक्व होंगे फिर भी इतने विकसित या इतनी राजनीतिक रूप से इतने सदृढ़ अवस्था में भारत नहीं थी कि अंग्रेजों के सामने आंखें से आंखें मिलाकर कह सके कि हाँ, हम संविधान निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं, गांधी जी ने कहा। उसके बाद विधिवत रूप से, सबसे पहले विधिवत रूप से, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मेंस में अगर इन चीज़ों को आप इंक्लूड करते हो तो आपको उन मेंस के आंसर में आपको यहाँ पर थोड़ी सी
सत्यापन होता है उन चीज़ों का। आंकड़े अगर आप इसमें समाहित करते हो, इसमें अगर आप तथ्य समाहित करते हो मेंस के आंसर राइटिंग में, तो वहाँ पर वो आंसर आपका चमकने लगता है और आपके मेंस में अच्छे स्कोर कर मिल जाता है, अच्छा मार्क्स मिल जाता है। 1935 में विधिवत रूप से सबसे पहले कांग्रेस ने इसकी मांग करी। ठीक है, विधिवत रूप से सबसे पहले किसने मांग करी? कांग्रेस ने करी। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त की बहुत बड़ी शख्सियत, ठीक है, उन्होंने इसकी मांग करी। 1940 में अंग्रेजों ने मांग मानी और कहा कि अगस्त प्रस्ताव लाए अंग्रेज, और कहा कि हम भी आपके साथ आते हैं और आपके लिए संविधान बनाते हैं। लेकिन भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव असफल रहता है। असफल क्यों रहता है? असफल रहने के पीछे एक कारण था कि इसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप था और भारतीय नहीं चाहते थे कि इसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप होता है। 2 मिनट रुकिए, मैं पानी पीता हूँ, फिर हम क्लास शुरू। चलिए, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, असफल हो जाता है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है और वो भी इसी दर्जे पे आता है जैसे अगस्त प्रस्ताव आता है, कुछ संशोधन के साथ। लेकिन भारत ने उसको भी खारिज कर दिया कि हमें क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भी संविधान निर्माण नहीं करना है, संविधान सभा नहीं बनाना है। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? 3 लोग आए थे ब्रिटेन से भारत का संविधान बनाने में साथ देने के लिए, लेकिन भारतीयों ने कहा कि नहीं, हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, हम अपने संविधान स्वयं बनाने की प्रतिभा भी रखते हैं। इसमें किस प्रस्ताव ने? स्टीफन क्रिप्स आए थे, एबी अलेक्जेंडर आए थे और सर पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य आए थे। एक बार फिर मैं नाम को आपको बता देता हूँ। स्टीफन क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, इस प्रकार के 3 लोग आए थे, लेकिन ये भी असफल रह गया। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। ये मिशन सफल होता है और इसमें कुछ मुस्लिम लीग, इस मिशन ने मुस्लिम लीग को हामी बनाने में थोड़ी सी सफलता मिली। मुस्लिम लीग दरअसल उस वक्त में ये चाहता था कि हमारा देश अभी से अलग हो जाए, हम संविधान सभा अलग से निर्मित करें, हमारा संविधान पूरा अलग हो, हम भारतीयों के साथ संविधान, हम हिंदुओं के साथ संविधान नहीं बनाना चाहते हैं। तो उस वक्त पर ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को स्वीकार करवा दिया और मुस्लिम लीग भी संविधान सभा में शामिल होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसी के तहत भारत का संविधान बनना शुरू हो जाता है। अब बात आती है नवंबर 1946 में निर्माण होता है। नवंबर 1946 में संविधान का निर्माण शुरू होता है, जिसके अनुसार इसमें कितने सदस्य थे? 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासत से थे और 296 थे ब्रिटिश भारत से। उस वक्त भारत में 2 प्रकार के भारत होते थे। जहाँ 2 प्रकार के भारत का मतलब यहाँ होता है, ये होता है कि 2 प्रकार से शासन चल रहा होता है। एक तरफ अंग्रेज जो थे वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो शासन कर रहा था वो देशी रियासत कर रही थी, लेकिन किसके अधीन आकर? अंग्रेजों के अधीन आकर। और एक तरफ जो थे वो ब्रिटिश भारत प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी, वहाँ पर कोई देशी रियासत, कोई राजा रजवाड़ा शासन नहीं कर रहा था। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो वहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे ब्रिटिश भारत कहा जाता था, और वहाँ से 296 यानी कि 296 सदस्य संविधान सभा में आते हैं। 296 सदस्य संविधान सभा में आते हैं। 296 में 292 तो डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन 4 जो होते हैं उस वक्त पर आज का समय है केंद्र शासित प्रदेश का, उस वक्त भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। और ये केंद्र शासित प्रदेश 4, इनकी संख्या 4 थी। कौन कौन से थे? दिल्ली जानते हो, अजमेर जो वर्तमान राजस्थान में है, कुर्ग जो वर्तमान कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, लगभग 40 करोड़ उस वक्त जनसंख्या थी। आज की जनसंख्या की लगभग 1/3 ही थी। मुझे लगता है कि और ज़्यादा कम होगी, क्योंकि उस वक्त पर जिस 40 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इन 40 करोड़ में पाकिस्तान वाला भूभाग भी था, बांग्लादेश वाला भूभाग भी था। तो ये बहुत कम जनसंख्या थी उस वक्त भारत में। और इसी के आधार पर हम वो बोल सकते हैं कि जो 389 सदस्य थे और 40 करोड़ जनसंख्या, यानी कि लगभग 10 करोड़ पर 10 लाख पर एक सदस्य था भारत में। संविधान में 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा में। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। ये वही कॉन्सेप्ट आज भी लागू होता है 1971 की जनगणना के अनुसार। अभी वर्तमान में जो 543 जो अपनी सीटें हैं, उसके आधार पर वो 1971 यानी 1971 की जनगणना के आधार पर संसद में सदस्य लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, हम बात करते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। अब ये बात आती है कि जो सभा के लिए चुनाव, जो ये 389 बोलते हैं, 296 बोलते हैं, 93 बोलते हैं, ये सारे लोग आए कैसे थे?
इन जो 93 जो थे वो देशी रियासत से थे। तो जो देशी रियासत के जो राजा रजवाड़े जो महाराजा थे वो तो डायरेक्टली आ गए कि हाँ हमारी तरफ से हम प्रतिनिधित्व करते हैं, चलिए जी ठीक है। लेकिन जो 296 थे वो चुन के आए थे। चुन के कैसे? चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, उस वक्त भी चुनाव हुआ था 1946 में। चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है 296 सीटों के लिए। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जो 93 सीटें थी ये तो देशी रियासत की थी। देशी रियासत से राजा रजवाड़े राजा महाराजा आते थे रजवाड़े से, और वो डायरेक्टली उनको चुनने के लिए ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जो 296 ब्रिटिश प्रांत जो था जहाँ पर ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप शासन कर रहा था, वहाँ से 296 लोग आए, और 296 लोग में से ये चुनाव हुआ, ये उन सीटों पर चुनाव हुआ। उन सीटों पर चुनाव होता है, परिणाम क्या रहता है? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस वक्त वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। 208 सीटें कांग्रेस लाई, 73 सीटें मुस्लिम लीग लाई, और स्वतंत्र सदस्य यानी कि आज हम बोलते हैं निर्दलीय, उस प्रकार के छोटे दल हुआ करते थे या स्वतंत्र हुआ करते थे, 15 सदस्य वहाँ से आते हैं। इस प्रकार से टोटल, माफ़ कीजिएगा 2 मिनट रुकिए। लाइट की चिंता थोड़ी रहती है यहाँ पर, ठीक है, अक्सर नहीं जाती लेकिन कभी कभी जाती है, ठीक है, हम मैनेज करते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो थी वो अब शुरुआत होती है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। हमने क्या पढ़ा? प्रक्रिया पढ़ी, संविधान बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, जो 389 सदस्य थे वो चुन के आए थे। कुछ लोग डायरेक्टली आए थे, जो देशी राजा रजवाड़े जो राजा महाराजा थे वहाँ से आते हैं। और अब आते हैं जो सभा की कार्यप्रणाली। अब सभा क्या करती है, संविधान सभा क्या क्या काम करती है वो देखते हैं। पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता करी। सच्चिदानंद सिन्हा उस वक्त अध्यक्ष नहीं थे, उस वक्त पर संविधान सभा कोई अध्यक्ष नहीं था। इस कारण से सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति के रूप में इनको सदस्यता दिलाई गई। तो इनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये फ्रांस की तर्ज पे था। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछने को आए कि जो सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो किस देश की तर्ज पे था, तो ये फ्रांस की तर्ज पे था, फ्रांस देश की तर्ज पे था, ठीक है। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर। कुछ इंपॉर्टेंट काम इसमें होता नहीं है, लेकिन एक काम होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। उपाध्यक्ष की बात आती है तो HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष की बात आती है तो 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, HC मुखर्जी, T कृष्णमाचारी। HC मुखर्जी, T कृष्णमाचारी। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि प्रत्येक 2-2 दिन में बैठक हो रही है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। साल था 1946 का, दिसंबर का महीना था, ठीक है। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है, और तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है लेकिन वो असफल रहता है। कारण ये था कि मुस्लिम लीग ने फिर बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग नहीं आई। जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का मकसद क्या है, संविधान बनाने का, संविधान सभा का। तो संविधान बनाने के पीछे क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, कौन सी चीज़ें अचीव करना रह गई हैं जो हमें अब संविधान के रूप में अचीव करना है। तो अब संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव आता है। ये शुरुआत में तो असफल होता है 13 दिसंबर को, लेकिन बाद में 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार कर लिया जाता है। इन सारी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो मैं फिर भी कहता हूँ कि M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। संविधान सभा कैसे बनती है, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। मैंने और बाकी सोर्सेज भी लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप वो या लुसेंट फिल्म्स के हिसाब से लुसेंट भी अगर इस टॉपिक को पढ़ते हो। ये टॉपिक क्यों इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, और यहाँ से दोनों तरफ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये बात फिक्स है, ठीक है। बंटवारे के बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैंने ये लिया है कि बंटवारे के बाद में जो संविधान सभा में परिवर्तन होता है। बंटवारे के बाद में संविधान सभा में परिवर्तन कैसे होता है, एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। जो संविधान सभा
की स्थापना हुई थी उस वक्त भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन जब संविधान सभा खत्म हुई थी उस वक्त भारत आज़ाद हो गया था। यानी कि उसी उसी समय पर भारत आज़ाद भी होता है, उसी बीच में भारत आज़ाद भी होता है जब भारत का संविधान सभा चल रही थी। तो उसमें जो परिवर्तन क्या होता है, उस संविधान सभा में परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें परिवर्तन ये होता है कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। ठीक है, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। भारत का विभाजन होता है, भारत आज़ाद भी हो जाता है। बंटवारे के बाद संविधान सभा में क्या होते हैं, सभा को संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया। जो संविधान सभा थी उसको संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया। अब वो संप्रभु का मतलब ये है कि पूरी तरीके से आज़ाद है, अब वो अपने अनुसार कानून बना सकती है। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले अंग्रेज के अधीन भारत था, तो वो इतने खुलकर कानून नहीं बना सकती थी सभा, क्योंकि उनको अंग्रेजों की बात भी मानना होती थी। तो उस वक्त भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के अधीन अंग्रेज जब भारत से चले गए तो सभा को संप्रभु घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ क्या परिवर्तन हुआ, सभा को ही देश की पहली संसद भी घोषित कर दिया गया। पहली संसद क्यों घोषित कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत में शासन कर रहा था ब्रिटेन शासन कर रहा था। तो भारत को जो कानून बनाना है, जो कानून ना जो उस कानून को रद्द करना है, ये सारा काम ब्रिटेन की पार्लियामेंट में किया जा रहा था। लेकिन अब ये काम भारत की संविधान सभा करने लगी, क्योंकि उस वक्त पर इतने कम समय में भारत को चुनाव करवा कर एक नया संसद बनाना उस वक्त का काम नहीं था, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ये बाद में चुनाव होता है, तब तक जब तक चुनाव ना हो तब तक देश की जो संविधान सभा थी उसी को देश की संसद घोषित कर दिया गया। जब संसद घोषित कर दिया गया तो उसमें अध्यक्ष जो थे, लोकसभा अध्यक्ष, जो उनको जीवी मावलंकर को बना दिया गया, जीवी मावलंकर को अध्यक्ष बना दिया गया। और जब संसद की कार्यवाही होती थी तब अध्यक्ष की कुर्सी पर जीवी मावलंकर आसीन होते थे, और जब संविधान बनाने की बात आती थी उस वक्त पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुर्सी पर बैठते थे। 26 जनवरी 1949 तक ये चलता रहा। 26 जनवरी 1949 तक क्यों चलता रहा, क्योंकि तब तक संविधान निर्माण हो रहा था। मुस्लिम लीग के जाने के पश्चात क्या हुआ, मुस्लिम लीग जाने के बाद जो भारत में संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, भारत आज़ाद होने के बाद मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, मुस्लिम लीग चली गई, पाकिस्तान में अलग संविधान बनने लगा। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जाने के बाद 299 सदस्य रह गए। 299 सदस्य 299 सदस्य मुस्लिम लीग जाने के बाद रह गए। संविधान सभा के अन्य कार्य क्या क्या थे, सब सभा ने क्या क्या कार्य और किए, तो सभा ने कार्य किए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल हो गई। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ देश भारत अपना। राष्ट्रमंडल 52 देशों का एक ग्रुप है। कभी समय मिला अगर प्रीलिम्स के समय पे तो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के ऊपर एक क्लास लूँगा, उसमें मैं बताऊंगा कि राष्ट्रमंडल क्या होता है। राष्ट्रमंडल अभी इतना ही समझ लीजिए कि राष्ट्रमंडल एक संगठन है वैश्विक स्तर का, और इसमें वो देश हैं जो ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे या औपनिवेशिक हुआ करते थे एक समय पर, वो सारे 52 देशों का एक ग्रुप है राष्ट्रमंडल, और कुछ नहीं। तो इसकी सदस्यता भारत ने कब ली, मई 1949 को ली। 22 जुलाई 1947 को इस सभा ने ध्वज को अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुने गए। 3 बातें हुई थी 24 जनवरी 1950 को, 3 बातें हुई थी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों को अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनाया गया, मतलब राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। जो अपना वंदे मातरम है, जो अपना जनगण मन है, उनको अपनाया गया था कि ये अपने राष्ट्रीय गान रहेंगे, ये अपने राष्ट्रीय गीत रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। ये तारीख भी क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से या वनडे एग्जाम के हिसाब से इसको बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीज़ें। 24 जनवरी को ही अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, अंतिम बैठक थी और 11वीं बैठक थी। यानी इससे ये हमें मालूम होता है कि 11वीं बैठक यानी कि अंतिम बैठक थी। तो ये कितनी बैठकें हुई संविधान सभा की, 11 बैठकें हुई, टोटल 11 बैठकें हुई संविधान सभा में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ से ऐसे ऐसे कानून ला के छाप दिए। ऐसे ऐसे कानून ला के नहीं छापे, जो आवश्यकता थी वो रखे, जो नहीं आवश्यकता थी उनको नहीं लिया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें संविधान सदस्यों के बारे में या संविधान के बारे में बोलना अच्छा नहीं है। 64 लाख का खर्चा उस वक्त पर आया था, जो आज की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें संविधान सभा के बारे में पढ़ी। अब संविधान सभा के बारे में MPPSC प्रीलिम्स और MPPSC मेंस और क्या पूछ सकता है, और क्या
पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा है वैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से संविधान सभा के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आप अलग से कुछ पढ़ना चाहते हो तो अगर आपको पढ़ना है तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप समितियाँ पढ़ लेना, जैसे संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, इस प्रकार की जो समितियाँ हैं, मौलिक अधिकार की समिति, वहाँ पर बहुत सारी समितियाँ बनी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ जो हैं वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा इससे बेहतर और संविधान सभा प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से एमपीपीएससी में मुझे नहीं लगता कि और कुछ छूटा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में हम फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक को? संविधान वाले टॉपिक को ही पढ़ेंगे, अगले टॉपिक को। और अगला टॉपिक शायद मुझे लगता है संविधान की विशेषता है अपने सिलेबस में। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मुझे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ मैं आपको सिलेबस सेंड भी कर दूँगा। आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, मैं वो नंबर भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके भी इसका सिलेबस ले सकते हो। इसके अलावा सीसेट के लिए भी एक फैकल्टी आने वाली है, सीसेट भी आपको पढ़ाने वाले हैं। सीसेट की मैं पूरी प्लानिंग आपको बता दूँगा, उसके बाद यहाँ पर जो काम है वो अपना फैकल्टी करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल अड्डा की तरफ से आप सभी का शुक्रिया।